हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न माइल में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, आज हम करेंगे जीन पियाजे। ठीक है, आज हम करेंगे जीन पियाजे जी के बारे में हम सारी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने दिए हैं सभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या उनकी थ्योरी में है। और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके साथ रिलेटेड 50 या 40 MCQs को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास नंबर 3 होगी। बट अभी हम ओनली जो है थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले देख सकते हैं फॉर सीटेट, फॉर यूपीटेट, रीट, ठीक है, DSSS, KVS, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, DSSS में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रीट में भी, सीटेट में भी, ये आप सबको पता ही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट कर दीजिएगा, एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, और टेलीग्राम जो है लिंक वो अपडेट हो चुका है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन पियाजे बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट के जो आजकल हम बोलते हैं ना रचनावाद, उसके पितामह कौन हैं? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे जी के जन्म कब हुआ इनका? 9 अगस्त 1896 को, और ये स्विट्ज़रलैंड के शहर न्यू कैसल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये पहले बायोलॉजी के एक प्रोफेसर थे और इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी, इन्होंने एल्फ्रेड बीने के स्कूल में काम भी किया। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली जीन पियाजे जी ने। ठीक है, ये इनके बारे में बेसिक थ्योरी, और ये थे जीन पियाजे। ठीक है, फ़ोटो के साथ आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा रह सके वो चीज़। क्लियर होगी चीज़, इतनी चीज़। अब हम सब समझते हैं कि जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने ये पता लगाया कि बच्चों की बुद्धि और बड़े बालकों की बुद्धि में कितना फ़र्क होता है। ठीक है, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है ये जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जो उनके खुद के बच्चे थे उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते थे, वो रचनात्मकता को मानते थे, और इनकी थ्योरी को निर्माण और खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका सिद्धांत बोलते हैं? खोज का, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। ठीक है, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, या जीन पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का भी दिया था, और इनसे इंस्पायर होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी वो किससे इंस्पायर होकर दी थी? जीन पियाजे जी से इंस्पायर होकर दी थी। क्लियर? ठीक है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है और कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और जो लेव वाइगॉत्स्की वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, इन्हें ही रचनात्मकतावाद का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है जीन पियाजे जी को। ठीक है, और इनकी थ्योरी, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम इनकी बेसिक फैक्टर्स इनकी थ्योरी के मूल पक्ष क्या हैं। ठीक है, मूल जो पक्ष हैं वो कौन कौन से? 3 पक्ष इन्होंने दिए बेसिकली। स्कीमास क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेसेस क्या होते हैं, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में तो आपको पता ही होगा SPCF। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता
एस जो सबसे पहली बार जो है जीन पियाजे जी को पढ़ रहे हैं, तो जो आपके डीएलएड बीटीसी जो भी आपने की हुई है, बीएड की हुई है, ठीक है, अगर एनटीटी की हुई है तो उसकी आपके पास जो बुक है सीडीपी की, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीटेट की तैयारी करने वाले, DSSS, केवीएस, रीट, यूपीटेट, सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और सभी इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। और इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट MCQs है वो सभी लेवल के होंगे। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीट और यूपीटेट वाले देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते, सभी देख सकते हैं। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो DSSS की तैयारी कर रहे हैं वो भी, केवीएस वाले भी, सभी, ठीक है। कोई एज सच इसमें नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता ही इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो ये 3 मूल पक्ष है, स्कीमास, प्रोसेसेस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो जो है प्रोसेसेस की बात आ गई। सबसे पहले हम स्कीमास को समझ लेते हैं। स्कीमास क्या होती हैं? स्कीमास होती हैं हमारे दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट बनते हैं, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारी सूचनाओं का भंडार होता है स्कीमा। जैसे हमने कंसेप्ट बनाया, ठीक है, हमें पेन पता है, ये पेन है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये बुक है, ठीक है, ये टेबल है। ये हमें कैसे पता? जब हमारे अंदर कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, कंसेप्ट बना होगा हमारे अंदर, तभी हमें पता होगा, ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मेशन भी इसी थ्योरी के अंतर्गत ही आता है कि हमारे अंदर संकल्प निर्माण होता है। अगर हमारे अंदर संकल्प निर्माण है तभी हम चीज़ों को पहचान रहे हैं, तभी हमें पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। क्लियर होगी जितनी बात? स्कीमाज होती है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाती हूँ। वो क्या एग्जांपल है कि हमने होटल जाना है खाना खाने के लिए, ठीक है, हमने कहाँ जाना है? होटल जाना है खाने खाने के लिए। और हमने पहले ही ये सब सोच के चले गए। सबसे पहले हमने मेन्यू देखना है, फिर हमें ऑर्डर देना है, एंड देन हमें खाना खाना है, ठीक है, और खाना खाने के बाद हमें बिल पे करना है। ये हमने सारा कुछ सोच लिया, ये हमारी स्कीम्स के अंदर आ गया। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो वो क्या होगा कि जो हमारे स्कीम के अंदर है, जो हमने स्कीम बनाई हुई है, तो जब हम होटल जाएंगे तब हमने वही किया, मेन्यू देखा, ऑर्डर दिया, खाना खाया और बिल पे किया। अगर ये सभी कुछ हमारे कहने के हिसाब से, हमारे जो हमने दिमाग में स्कीम बनाई हुई थी उसके रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, हमने जो रूपरेखा बनाई थी, जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए थे, हमने ज्ञान जो है अपने अंदर दिमाग लगाया था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, अगर वो वही प्रोसीड हो रहा है, अगर वो सच में हो रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में होंगे, हम इक्विलिब्रियम की दशा में होंगे। और अगर वैसा नहीं हुआ, अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो जाता है, तो हम डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था में आ जाते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ एसिमिलेशन। ये देखो, स्कीम्स तो पता चल गया आपको, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्कीम्स का निर्माण, स्कीमाटा का निर्माण किसने बताया था? जीन पियाजे ने। कंसेप्ट फॉर्मेशन भी स्कीम के अंदर ही होती है, हमारे दिमाग में, ठीक है। स्कीमा बनती हैं हमारे दिमाग में, उस चीज़ का स्केच बनता है। उसके बाद प्रोसेसेस में हम आ जाते हैं एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम में। इसको बहुत अच्छे से हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, एसिमिलेशन होता क्या है। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में स्कीम बनी हुई है, स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ नया ऐड करना, सिंपल ऐड करना, ठीक है। कुछ भी नया हमने समझ लिया, कुछ भी नया है, हमने उसको ऐड कर लिया, तो वो होता है एसिमिलेट करना। बिना सोचे समझे हमने कुछ भी ऐड कर लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। बच्चे ने क्या किया कि एक मतलब बच्चा है, ठीक है, उसने एक कुत्ते को देखा, उसको नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है, उसने एक कुत्ते को देखा और उसकी स्कीमा में ये नहीं था, ठीक है, वो न्यू नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज का ऐड होना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ये आप साथ साथ नोट्स बना लो इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको साथ साथ लिखी चलो आप, ठीक है। जो बच्चा है उसके साथ उसके पापा खड़े हुए हैं, ठीक है, वो पार्क गया और पार्क में उसने कुत्ते को देखा। वो पूछने लगा ये कौन है पापा? तो पापा ने बताया कि बेटे ये कुत्ता है। तो उसने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो मतलब सिंपली उसने क्या किया, देखो, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण इसे हिंदी में कहते हैं। उसकी प्रीवियस नॉलेज में, मतलब जो उसके ओल्ड पी के मतलब प्रीवियस नॉलेज में जो उसके ओल्ड स्कीम थी, उसमें कुछ नया ऐड हो गया, कुछ नया उसमें ऐड हो गया, तो वो होती है न्यू स्कीम, न्यू स्कीमेटा बन गया, ठीक है। मतलब उसको पता चल गया हाँ ये कुत्ता है,
क्लियर, अब उसको कोई आशंका नहीं है। उसके बाद आती है अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की अवस्था। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन का अर्थ नई वस्तु, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर भेज दूंगी। नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं से फिट करना। अब इसमें तो सिंपली हमने ऐड ही किया था, कुछ सोचा समझा नहीं है। उसके बाद अनुकूलन क्या होता है? जैसे ओल्ड स्कीम है, बच्चे को पता चल गया कुत्ता है, ठीक है, बच्चे को पता चल गया भी ये डॉग है, ठीक है, बच्चे को ये नहीं पता भी वो भौंकता है, वो बाउ बाउ करता है, ठीक है। उसके सामने, बच्चे के सामने उसने कुत्ते को फिर से देखा और वो क्या कर रहा था? बार्क कर रहा था, और वो मतलब बार्क कर रहा था, वो भौंक रहा था, ठीक है। जब उसने वो देखा, वो क्या हो गया? उसे तो ये पता था कि वो कुत्ता है, तो उसकी जो स्कीम थी उसमें क्या हुआ? चेंज हुआ, उसमें बदलाव आया, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप कि जब बच्चे ने कुत्ते को देख लिया, फिर बच्चे ने एक बिल्ली को देखा, ये भी एग्जाम्पल बन सकती है। बच्चे ने एक बिल्ली को देखा और बच्चा कह रहा है ये तो डॉग है, पर उसके पापा ने समझाया बेटा नहीं, ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट, ठीक है, ये क्या है? कैट है, ठीक है, ये बिल्ली है। तो बच्चे के जो स्कीम है उसमें फिर से परिवर्तन आया, और फिर उसको नई इन्फॉर्मेशन के साथ उसकी मतलब जो स्कीम है उसमें चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वो अपडेटेड स्कीमा बन गया। उसको पता चल गया हाँ कुत्ता भी होता है और बिल्ली भी होती है, ठीक है, दोनों सिमिलर ही होते हैं, पर कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये होता है अकोमोडेशन, अपने विचारों और क्रियाओं को नई वस्तुओं में फिट करना, ठीक है। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है, मतलब नई नई परिस्थितियों के साथ वो अकोमोडेशन करना सीखता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज में फिट करता है, मतलब उसको अपनी स्कीम में फिट कर लेता है, मतलब चेंज करना होता है अकोमोडेशन। बेसिकली आपने एक नॉलेज को, एक ज्ञान को चेंज कर लिया, ठीक है, वो होता है अकोमोडेशन। अब इसको हम बोलेंगे, अब इक्विलिब्रियम की अवस्था क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये एक प्रोसेस है इक्विलिब्रियम का, संतुलन की अवस्था, इसे बोलते हैं संतुलन। संतुलन और असंतुलन की अवस्था कब आती है? देखो, अब जब आत्म सातीकरण हुआ, सबसे पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज ऐड हो गई, मतलब बच्चे ने कुत्ते को देखा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया, अब वो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, हाँ, बस उसको समझ में आ गया ये कुत्ता है। उसके बाद एक नई सिचुएशन आई, जब कुत्ता भौंका या जब उसने बिल्ली को देखा, तो फिर से वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया कि ये कैसे हो गया, ठीक है, ये क्या है, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तब वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। फिर से क्या हुआ? वो अकोमोडेशन कैसे हुआ? जब वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, जब उसे पता नहीं चला ये बिल्ली है, तो उसके पापा ने बताया बच्चे ये बिल्ली है, ठीक है, कैट है, ये डॉग नहीं है, तब उसके अनुकूलन हुआ, उसकी जो स्कीमा है उसमें चेंज हुआ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो अकोमोडेशन हो गया। अकोमोडेशन के बाद जब उसने वो भी ऐड कर लिया अपनी स्कीम में, तो वो होता है इक्विलिब्रियम, फिर वो यही प्रोसेस चलता रहता है, तब हमारे अंदर कंसेप्ट फॉर्मेशन बनता है। बताओ इतना समझ आया या नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं। या आप नोट्स बना लो, ये जो भी लिखा है आप अपनी कॉपी पे बना सकते हो, क्योंकि बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये होती है इक्विलिब्रियम की अवस्था, संतुलन की अवस्था, कि जब हमें ये पता चल गया भी हाँ ये कुत्ता है, बच्चे को ये पता चल गया ये डॉग है, तो वो क्या हो गया? संतुलन की अवस्था में। जब उसको चेंज करना पड़ा अपना स्कीमा, प्रीवियस नॉलेज में कुछ चेंज करना पड़ा, प्रीवियस नॉलेज में ऐड करना एसिमिलेशन होता है, पर उसमें चेंज करना, बदलाव लाना, वो होता है अकोमोडेशन। और जब अकोमोडेशन बच्चे का होता है, अनुकूलन होता है, जब उसे कोई बताता है बच्चा ये वो नहीं है, ये है, ठीक है, ये बाऊ बाऊ भी करता है और इसके 4 पैर हैं, ऐसे पूंछ है, ठीक है, वो सब, और फिर वो इक्विलिब्रियम में फाइनली आ जाता है। क्लियर? जब उसके साथ उसको समझाते हैं उसके पापा या मम्मा, ठीक है। ये थी ये वाली प्रोसेस। अब समझ में आ गया? हमने अब क्या समझ लिया? जीन पियाजे की थ्योरी के 2 एस्पेक्ट समझ लिए, स्कीमास भी समझ लिया, प्रोसेसेस में हमने समझ लिया एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब रह गया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये सभी को पता होगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मतलब जो स्टेजेस, जो चरण दिए थे जीन पियाजे जी ने, वो काफ़ी बार क्वेश्चंस पेपर में आता है, जो कैसे कैसे हैं SPCF,
संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष चलती है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको SPCF से याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर जन्म से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से उसके अधिक, ठीक है। अब ये देखो, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज में, इस स्टेज में बच्चा सेंसिस से सीखेगा, अपनी आँख कान नाक से सीखेगा, ठीक है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिस का यूज़ करेगा, ठीक है। और ये वस्तु स्थायित्व का गुण भी बच्चे में इसी में आता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अगर पूछा जाए ना, ये बहुत सारे बुक्स में गलत दिया हुआ है। हमने पूरी नॉलेज के साथ और पिछले आंसर्स की को देखा, समझा और फिर हमने ये लगाया कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, मतलब जो जीन पियाजे की थ्योरी में ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, तो वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है, इतना बच्चे को पता चल जाता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिस से सीखता है, अनुवाद की प्रवृत्ति आती है, बच्चा नकल करके सीखता है, बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। इसमें कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटी जैसे ग्रास्प करना, अंगूठा चूसना, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़। और नेक्स्ट हम करेंगे जो है, एक मिनट, प्री ऑपरेशनल। इतना समझ में आ गया ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। इसी में एनिमिज्म होता है और इसमें ईगोसेंट्रिज्म भी होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या होता है। ये देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 पार्ट्स हैं। प्री कंसेप्चुअल फेज जो 2 से 4 साल में होता है और इंट्यूटिव फेज जो 4 से 7 साल तक रहता है। इसके 2 अलग अलग जो पार्ट्स में डिवाइड है ये स्टेज। एनिमिज्म होता है, इसमें ही बच्चे में एनिमिज्म का गुण आता है। जीववाद, अगर पूछा जाए जीववाद कहाँ आता है तो वो बच्चे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और हम इसके साथ रिलेटेड 30 या 40 MCQs नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने सपोर्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो आप, ठीक है। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चे को चोट लगी, ठीक है, बच्चा जैसे दौड़ रहा था, भाग रहा था, एक खिलौने की वजह से उसे चोट लगी, तो वो खिलौना बच्चे को ऐसा होगा कि उसने मुझे चोट दी है तो मैं उसे भी चोट दूंगा, मैं उसे मारूंगा ताकि उसे चोट लग जाए। एनिमिज्म बेसिकली ये होता है कि बेजान वस्तुओं को भी, उसकी भी एग्जिस्टेंस समझना, कि अगर निर्जीव वस्तु है, अगर उसका कोई खिलौना है, गुड़िया है, कोई बॉल है, तो उसमें भी जान है, वो भी बोल सकते हैं, वो भी उसकी तरह है, उसे ऐसा लगता है, ठीक है। इस उम्र में ही ये जीववाद का जो कंसेप्ट है वो बच्चे के मन में होता है। जब वो नेक्स्ट अवस्था में पहुंचता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहुंचता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एनिमिज्म की प्रवृत्ति ख़त्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा गिर गया तो वो उसको, मतलब उसकी माँ डांटते हुए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कब इसे हम मारेंगे, जो फर्श है उसे मारने लग जाती है, उसे थपथपाने लग जाती है कि इसने आपको मारा ना तो हम इसको मारेंगे, ठीक है, यही जीववाद है। उसके बाद समझ लेते हैं ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित। ईगोसेंट्रिज्म होता है कि खुद को सेंटर में रखकर सारी क्रियाओं को करना, मतलब खुद को बच्चा सेंटर में रखता है, खुद को सेंटर में रखता है और यही कहता है कि जो भी सोच रहे होंगे वो मेरे बारे सोच रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ मेरे बारे में ही कर रहे होंगे। खुद को सेंटर में रख रहा है वो बच्चा, किसी की फीलिंग्स की उसको कोई परवाह नहीं होती। वो खुद को सेंटर में रखकर सब कुछ सोच रहा है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही अगला बंदा भी सोच रहा होगा। जैसे मुझको सब वर्ड दिखाई देता है वैसे सभी को वर्ड दिखाई देता है, वैसा ही, ठीक है, वैसा ही दिखाई देता है। एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जीन पियाजे जी ने, इसी स्टेज में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चे को एक क्या किया कि पहाड़ रख दिए, पहाड़ का मॉडल रख दिया, उसके पीछे उसके गुड़िया मतलब वहाँ रख दिया और उसके सामने वो खुद है, ठीक है, इसके पीछे जो है उसकी गुड़िया है। सो उसको इस मतलब जो मॉडल है, ये जो मॉडल है
पहाड़ों का, उसे कहा मतलब जो मॉडल है उसकी पिक्चर्स को बच्चे के सामने रखा, उसकी 8 पिक्चर्स अलग अलग साइड से ली गई। तो बच्चे को पूछा गया कि आपकी गुड़िया को क्या ये पहाड़ ऐसे ही दिख रहा होगा जैसे आपको दिख रहा है, जैसे आप खड़े हो? तो वो बोल रही है हाँ, गुड़िया को भी ऐसे ही दिख रहा है जैसे मुझे दिख रहा है, पर वो तो उल्टे डायरेक्शन में खड़ी हुई है, उसको तो अलग दिख रहा होगा। सो ये चीज़ है, उसे लग रहा है जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसा ही सभी को दिख रहा है। क्लियर? ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें ही नकल करने की प्रवृत्ति भी आती है, ठीक है, अहम केंद्रिता आती है। इसमें जो है कंजर्वेशन नहीं आती। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष, आगमनात्मक विचार होते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा गुण आता है? संरक्षण का गुण। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये देखो, सी क्यूब के नाम से अब इसे जान सकते हो। सी क्यूब मतलब 3 बार सी क्यूब, एक सी कंजर्वेशन, एक सी क्लासिफिकेशन और एक सी कॉन्क्रीट थिंकिंग। बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लग जाता है, बच्चा जो है स्थूल चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। बच्चे को आगमनात्मक तर्क जो है बच्चे में विकसित हो चुका है। अब बच्चा कंजर्वेशन भी कर रहा है। कंजर्वेशन का मतलब, संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि जीव संरक्षण या पौधे संरक्षण, वो इसका मतलब नहीं है। इन दिस केस उसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे के सामने कोई भी चीज़ रखी है तो वो सभी एस्पेक्ट्स को देखेगा। जैसे कोई भी उसके सामने इस तरह की सिलेंडर शेप की बॉटल है, तो वो बॉटल का साइज़ देखेगा, बॉटल की हाइट भी देखेगा और बॉटल की चौड़ाई भी देखेगा, ठीक है। वो एक एस्पेक्ट को नहीं देखेगा। और जब ये प्रवृत्ति, वो पूछेगा कि कौन सी स्टेज में ये प्रवृत्ति नहीं होती, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये वाली अवस्था नहीं, मतलब ये वाला जो है ये नहीं होता कंजर्वेशन। ये कब आता है? 7 से 11 वर्ष, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें 3 सी हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है बच्चा डिवाइड करने लग जाता है, क्लासीफाई करने लग जाता है, और इसमें ही बच्चे को न्यूमरेशन, संख्या बोध आता है। जैसे रिवर्स थिंकिंग, जैसे 1 to 100 तो वो लिख पाएगा इस स्टेज में। अब वो 100 से 1 भी लिख पाएगा, उल्टी गिनती भी लिखना शुरू कर देगा। बट प्री ऑपरेशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्री ऑपरेशनल में इन सब चीज़ों की एब्सेंस होगी। उसे सीरिएशन, क्रमबद्ध में लगाना भी आ जाएगा कि कैसे सीरीज़ में लगाते हैं चीज़ों को, वो भी उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है, देखो ये जैसे एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, फिर एक छोटा, फिर उससे छोटा। अब बच्चे को कहा गया कि इसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वो सही लगा देगा, क्योंकि अब उस बच्चे में उसकी प्रवृत्ति आ चुकी है। बच्चा क्लासीफाई कर सकता है, बच्चे को सीरिएशन आ गई है, बच्चा तर्क भी लगा सकता है। बट तर्क कौन सा तर्क? कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में। कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं? कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ों को जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। पर जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे लव, एंगर, ऑनेस्टी, ठीक है। चीज़ें कॉन्क्रीट कैसे होती है? जैसे बॉटल, पेन, जिसे हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं बेसिकली। ये चीज़ समझ में आ गई? सॉरी। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एफ। इसमें डिडक्टिव थिंकिंग आएगी, निगमनात्मक विचार आएगा, ठीक है। इसमें बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, मतलब लॉजिकल थिंकिंग आएगी, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग आएगी, ठीक है। कैसे भी बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ गया 11 वर्ष के ऊपर वाली अवस्था में, तब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के बारे में भी लॉजिक लगा सकता है, वो निष्कर्ष निकाल सकता है, ठीक है। देखिए अब इसको हम इससे समझते हैं। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अमूर्त, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही पकड़ सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, एंगर हो गया, वो थिंकिंग भी बच्चे में आ जाती है। मतलब कॉन्क्रीट थिंकिंग तो आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बच्चे में इस अवस्था में आ जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल सबसे हाईएस्ट पीरियड है और सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ही बच्चा जो है वो ग्रो करता है, इसके बाद कोई स्टेज नहीं है, ठीक है। अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है, वो परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, ठीक है। क्लियर होगी चीज़? इसमें ही बच्चे में डिडक्टिव थिंकिंग आती है, सबसे हाईएस्ट वाली, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा इसमें ही प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बड़ी से बड़ी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आ जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, जैसे हमने पिछली जो स्टेज पढ़ी, कॉन्क्रीट होता है, क्या होता है कॉन्क्रीट? मूर्त,
उसे हम मूर्त बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं अमूर्त, उसे हम बोलते हैं स्थूल, इसे बोलते हैं सूक्ष्म। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट आज के लिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे जी के अनुसार जो विकास है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब है कि वो निरंतर प्रक्रिया नहीं है, वो निरंतर नहीं चलती, वो स्टेज अवस्था है। इसकी इनकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी बोलते हैं। इनकी थ्योरी को कौन सी थ्योरी बोलते हैं? स्टेज थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि विकास निरंतर प्रक्रिया नहीं है, ये स्टेजेस में होती हैं। जब बच्चा उस उम्र में आ गया, इनके लिए मैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा उस उम्र में आ गया तभी वो कर सकता है। जैसे जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि बच्चे को केमिस्ट्री समझ में आ जाए और वो भी 5 साल की उम्र में, वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बच्चा उतना मेच्योर ही नहीं हुआ कि उसे हम समझा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके अकॉर्डिंग जब उम्र आती है तभी बच्चा सही सीखता है। ठीक है, जब रुत आती है तभी फल पकता है। सो ये थी आज की हमारी थ्योरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ रिलेटेड MCQs करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 30-40 के अराउंड हम MCQs को डिस्कस करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में आए होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे और नए क्वेश्चंस होंगे। सो लाइक शेयर करना ना भूलें, यूट्यूब पर सर्च कर लें हमारी वीडियो, मतलब आप देख सकते हो जीन पियाजे की थ्योरी सर्च करके बाय लर्न माइल लिख सकते हो, तब आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो आप, नीचे लिंक पड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो मच।